पहले संजय को हमने कहा था कि देखो इस ऐसे शहर में तुम आए हो ना, और ऐसी फील्ड में हम लोग जहाँ से आते हैं, हमारे लिए उन्नति के सिवा कोई चारा नहीं। हाँ, और इस बात को जो है मैंने मंत्र बनाया जीवन का, और हमेशा याद करता रहता हूँ मैं इस बात को। तो हम लोग अभी नहीं कहेंगे कि उन्नति के किसी शिखर पर पहुंचे हैं, लेकिन उन्नति तो एक माउंट एवरेस्ट है और बिल्कुल आत्मिक अनुभव की चीज है। उस हिसाब से और दुनियावी तरीके से भी हम लोग कामयाब हैं। तो ऐसी कोई शिकायत जिंदगी से तो कोई शिकायत नहीं है। काम से शिकायत हो सकती है या दूसरे लोगों से शिकायत हो सकती है। तो संजय, ये बहुत ही अच्छा मौका है और तुम मेरे सामने हो। शुरुआत हम करते हैं उन्हीं दिनों से जब हम यहाँ मिले थे। हमारी बातें होती थी, मुलाकातें होती थी, और धर्मियों का वो दफ्तर, उसका सबसे ऊपर वाला माला, चौथा माला, और वहाँ मेरा आना रेगुलर तौर पे। तुम लोग तो स्टाफ के तौर पे आते थे और मैं यूं ही आके बैठा करता था, गप्पे मारता था। जब जिसको व्यस्त देखता था उसको छोड़ देता था, और जब जो खाली दिख जाता था उसके पास जाके बैठ जाता था। तो और वैसे समय में तुम लोगों ने जिस ढंग से जो मुझे नैतिक एक मोरल सपोर्ट एक बाहर से आए व्यक्ति के लिए, और जो अपने कह लें कि पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, और जो टोटल फ्रीलांसिंग करता है, जिसके पास अपना कोई जॉब नहीं है, वैसे में तुम जैसे लोगों की मदद, एक तो ये पहलू है। दूसरा, तुम जब इलाहाबाद से बॉम्बे पहुंचे और ये तय हो गया कि धर्मियों में नौकरी करनी है, धर्मियों की नौकरी करनी है, और अभी स्क्रिप्ट लेखन में बहुत आगे निकले हुए हो, धर्मियों की नौकरी के लिए जब इलाहाबाद से चल रहे थे ट्रेन से, तो क्या ये कहीं साथ में एक पोटली थी कि ये फिल्म के लिए रहेगी और मुझे फिल्मों में भी जाना है? नहीं, मुझे लगता है कि ये मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि जब मैं इलाहाबाद से धर्मियों के लिए निकला, तो इलाहाबाद में बेसिकली पत्रकारिता ही कर रहा था मैं। मनोहर कहानियां एक बहुत लोकप्रिय पत्रिका हुआ करती थी, मित्र प्रकाशन का। मित्र प्रकाशन की, तो उसमें था मैं। तो और इलाहाबाद में शायरी करने लगा था, तो कहीं न कहीं दिमाग में ये था किसी कोने में कि कभी शायद कुछ गीत-वीत लिखे फ़िल्मों में। लेकिन संवाद लेखन का तो कहीं बिल्कुल दूर-दूर तक कोई वो था ही नहीं। और जैसे अभी हम जिस पेज पे हैं, मृत्युंजय थिएटर से और रंगकर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं कभी इस तरह की किसी भी मंडली से, किसी भी मंच से, किसी भी नाटक संस्था से कभी जुड़ा नहीं रहा। पत्रकारिता करता था इलाहाबाद में, शायरी करता था, रातों को आवारगी करता था और आके सो जाता था। तो कभी ये दिमाग में था नहीं। और मैं बताऊँ कि धर्मयुग में जब मेरा चुनाव हो गया और जब मैं निकला इलाहाबाद से, इलाहाबाद में बाकायदा एक गोष्ठी की गई, साहित्यिक गोष्ठी हुई, उसमें मुझे फूल मालाएं पहनाई गई, और ये था कि भैया धर्मयुग में जा रहे हैं तो इलाहाबाद। भारती जी का मामला था, धर्मयुग आज भी भारती जी के नाम से ही पहचानी जाती है। तो खैर, तो मैं निकला, तो उस समय ये था कि धर्मयुग में जाके वो पत्रकारिता करनी है जो हम करना चाह रहे थे, कि रचनात्मक पत्रकारिता कह लीजिए उसको आप, या जिसमें कि थोड़ा लिखने में आपके अंदर के रचनाकार को भी, सिर्फ पत्रकार को ही संतुष्टि न हो, रचनाकार को भी हो। तो इस तरह से धर्मयुग में आके पत्रकारिता। हाँ बोलो। और जैसा कि हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो जैसा कि तुमने कहा कि तो धर्मयुग का जो माहौल था, बड़ा अच्छा माहौल था, परिवार जैसा माहौल था। हम लोग लिखते भी थे धर्मयुग परिवार, धर्मयुग में आता था। तो अच्छा सा माहौल था। और मुझे याद है कि तुम उस समय चीन से नए-नए आए थे। वो मैं पूछूंगा बाद में कि चीन में तुम रहे तो इस समय जो चीन की स्थिति है, जो हमारे देश में चीन को लेके वो तुमको तुमको अभी कैसा लग रहा है और तुम कैसा फील करते हो? तो
मुझे याद है कि तुम आए थे तो अच्छा लिखते थे, और मैं उस समय धर्मयुग में सेंटर सेंटर पेज देखता था, कलर जो होता था, तो उसकी अपनी एक महत्ता थी। तो मुझे याद है फिर धर्मयुग में इस तरह से शुरू की पत्रकारिता, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आ रहा था, मजा आता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हालात ऐसे बनने लगे कि धर्मयुग जो है वो बंद होने के की तरफ बढ़ने लगी। पहले उसका आकार छोटा हुआ, फिर वो साप्ताहिक से पाक्षिक हुई, तो ये लगने लगा कि अब जो है धर्मयुग बचेगा नहीं। खैर उसके बाद तो जब ये लगने लगा कि अब धर्मयुग नहीं बचेगा, और ये बात होने लगी कि दूसरा कोई अखबार ज्वाइन करेंगे, या हमको बाद में नवभारत टाइम्स में सबको शिफ्ट किया गया, और हमने भी किया नवभारत टाइम्स में और काम किया, और बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छा काम किया वहाँ, बहुत अच्छे लोग रहे, सबने सहयोग दिया। लेकिन कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि यार ये पत्रकारिता करने तो हम बम्बई नहीं आए थे। अ, अगर ये पत्रकारिता करनी होती तो इलाहाबाद में ही करते, और इलाहाबाद में अच्छा खासा मतलब एक अ, अपना गिरोह बन गया था, तो जी, जी। रंगबाजी भी। तो मैंने कहा कि यार ये पत्रकारिता तो नहीं करेंगे, और उसमें फिर हुआ कि क्या किया जाए, मतलब क्या क्या करें? तो गीतों का मामला तो अभी भी ऐसा है कि गीत लिखना बड़ा मुश्किल है। मुझसे लोग मिलते हैं, कितनी बार फेसबुक पे लोग कहते हैं कि सर हमारा ये करवा दीजिए इसको तो अब उनको मैं समझा नहीं पाता हूँ, कभी-कभी वो बुरा भी मान जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन गीत लिखना बड़ा मुश्किल है, और गीतकारों की हालत बहुत, जब तक आप स्टार नहीं बन जाएँ, तब तक जो है बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति होती है। और निर्माता भी और म्यूजिक डायरेक्टर भी सब ऐसे ट्रीट करते हैं कि मतलब अरे यार! जबकि सारा कुछ एक टीम वर्क होता है, और उसमें गीत भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सिस्टम बन गया है, अब उसपे हम अलग से एक बात करेंगे। तो जो मैंने देखा, अच्छा धर्मयुग के दौरान क्योंकि मैं अ, फ़िल्म पत्रकारिता मतलब करता था, फ़िल्म के पेज भी देखता था, तो उस दौरान मैंने अमिताभ बच्चन से लेके और तो तुमको याद होगा चाणक्य के चंद्रप्रकाश द्विवेदी का बड़ा बढ़िया, एक बढ़िया तो मतलब, लेकिन अच्छा इंटरव्यू किया था मैंने और आलोक ने मिलके। तो मैं कहने का मतलब ये कि मैं उस दुनिया को जानने लगा था, फ़िल्मों की दुनिया को, और उसी जानने के क्रम में मैंने ये देखा गीतकारों की हालत। तो ये बात दिमाग में आ गई कि भाई गीत तो नहीं लिखना है, और ये अपने से होगा नहीं। हाँ, तो अब गीत नहीं लिखना है, लेकिन लिखना है, जो लिखने जो अपमानजनक स्थिति थी उसकी वजह से। उसकी वजह से, हाँ। बिल्कुल, हुँ, उसकी वजह से कि जिस तरह से ट्रीट करते थे ना नए गीतकारों को, आज भी करते हैं, आज भी स्थिति बहुत सुधरी नहीं है, हुँ, जब तक कि आप स्टार नहीं बन जाते हैं। मतलब संघर्ष हर क्षेत्र में है, हुँ। फ़िल्मों से जुड़े हुए हर क्षेत्र में है, बिल्कुल, लेकिन लेखन और ख़ास तौर से गीत लेखन का जो संघर्ष है ना, हुँ, वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत कठिन है, हुँ। और उसमें अपमान भी शामिल है। जी। आपको जगह-जगह अपमानित होना पड़ता है। तो जब ये था कि अब गीत नहीं लिखना है, ये पत्रकारिता करनी नहीं है, तो करनी क्या है? ब बम्बई में करना क्या है? क्या करेंगे? तो वापस वापस जाएँगे। वापस जाके भी अच्छा बम्बई की एक ख़ास बात ये है, जो मैंने महसूस की, तुमने भी महसूस की होगी, कि ये 1-2 साल शुरू के 1-2 साल ये जो है ना आपको डराती है, धमकाती है, दूर भगाती है तो। दूर भगाती है, और चाहती है कि आप निकलो यहाँ से। हाँ, लेकिन अगर आप 2 साल निकाल लेते हो ना, तो फिर वो अ, बम्बई आपको और आप बम्बई को इस तरह से भा जाते हैं कि फिर आप दूसरी जगह पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो अपन धर्मयुग के दौरान 4-5 साल तो रह चुके थे बम्बई में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब यहाँ से जाना भी मुश्किल था। हुँ, बीच-बीच में मैं जाता था इलाहाबाद कभी और अपने गाँव जाता था गाजीपुर। तो लगता था कि यार अच्छा यहाँ तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी है, उसकी आदत पड़ पड़ गई है।
तो वहां पे जाते थे तो लगता था कि अरे यार, ये तो बहुत सब स्लो, पूरी दुनिया अचानक बहुत धीमी हो गई है, सब आराम से, जैसे होता है ना फिल्मों में स्लो मोशन, तो स्लो मोशन में सब महसूस होता था कि अरे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, किसी को कोई जल्दी नहीं है, सब आराम से। तो तो ये था कि अब बम्बई से बाहर जा भी नहीं सकते, तो मैंने फिर कोशिश शुरू की कि फिल्मों में संवाद लिखा जाए। संवाद एक है, अब उसमें क्या है कि संवाद भी आसान नहीं, लेकिन मैं अब यहाँ पे ये बात जो मैं मानता हूँ कि प्रतिभा के साथ साथ भाग्य का भी होना बहुत जरूरी है, ओके। जहाँ जहाँ तक फिल्मों का मामला है। हम्म, इस बात से बाकी कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते, आई डोंट नो, बट मैं मानता हूँ। तो क्या हुआ, देखो छोटी छोटी बातें हैं, अब तुमसे ही शेयर कर सकता हूँ, तो छोटी छोटी बातें हैं। तो क्या हुआ कि जब मैं धर्मयुग के दौरान एक दिल्ली से एक अ, निर्माता निर्देशक आदित्य सेठ, जो आज आज भी दोस्त हैं मेरे, वो आए, उनको एक धारावाहिक बनाना था। हम्म, तो एक पायलट जो है वो लिखवा के लाए थे वहां से, दिल्ली से किसी राइटर से। तो वो अंग्रेजी का राइटर था, अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन उसने हिंदी के संवाद भी लिखे थे। बट आदित्य को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि किसी हिंदी जानने वाले से एक बार चेक करा लिया जाए। तो तो उसमें वो एक संजू सिन्हा दोस्त हुआ करते थे मेरे, उसके उनके थ्रू वो मेरे पास आई स्क्रिप्ट एक एपिसोड की। तो उसको चेक करते हुए कुछ थॉट भी आए, तो मैंने वो भी ऐड कर दी, और वो पायलट शूट हुआ। उस समय का बहुत बड़ा पायलट था, प्राण साहब पहली बार सीरियल छोटे में पर्दे पे आ रहे छोटे पर्दे पे आ रहे थे। मदन जैन थे, बहुत काफी अच्छी खासी स्टार कास्ट थी। शूट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली वो बना नहीं सीरियल। अब देखो कहाँ पे जिंदगी कैसे घुमाती है। तो वो सीरियल बना नहीं, तो थोड़ी मायूसी हुई, मुझे लगा था उस समय मैं चारकोप में रहता था, और धीरेन्द्र अस्थाना जी जो है, वो साथ पड़ोस में रहते थे, और उनके पास फोन था, लैंडलाइन था, थे। मेरे पास नहीं था। तो एक दिन की बात है, ये ललिता भाभी ने आवाज दी, वहीं से आवाज देती थी, अरे संजय का फोन है। तो तो मैं गया, फोन रिसीव किया। तो फोन पे एक लड़का था, अमित आचार्य, इस समय बेंगलोर में है। बोला, सर आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अमित आचार्य हूँ, और जो सीरियल आपने जो चेक किया था, जो सीरियल, उसमें मैं असिस्टेंट था आदित्य सेठ का, और अब मैंने एक डायरेक्टर को ज्वाइन किया है जो 20 करोड़ की फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो आप डायलॉग लिखेंगे? तो मैंने कहा, और इसके पहले कोई डायलॉग कहीं लिखा नहीं था मैंने, सही। तो मैंने कहा कि यार ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोला, सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर साउथ के हैं, उनको लैंग्वेज नहीं आती है, और सनी देओल के साथ बना रहे हैं फिल्म, और इतने बजट की है, और आप उनको नया डायलॉग राइटर चाहिए, जितने भी डायलॉग राइटर हैं उनको उनसे नहीं लिखवाना है, उनको एकदम नया डायलॉग चाहिए। तो यार मैंने कहा कि मैंने कभी लिखा नहीं है, और ये तो बोला, नहीं सर एक बार आप मिल लीजिए। तो मैं गया, ये कहानी तुमको तो मालूम है, लेकिन मैं हाँ, बाकी सबको जी, जी, बिल्कुल। पहली हाँ, बार मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, देखो ये शायद जो नए लोग सुन रहे होंगे उनके लिए भी एक बात है इसमें। तो मैं गया, फिर वो उसके साथ मैं गया, पदम कुमार जी थे, साउथ से आए थे, उनसे जाके मिला, भारी भरकम आदमी थे एकदम बिल्कुल, और तो मिला उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा है, और उन्होंने कुछ 3 सीन सुनाए कि 3 सीन है, इनको आप लिख के लाइए। तो मैंने कहा ठीक है।
अब मैं घर आया और मैंने वो 3 सीन लिख लिए। ज़िंदगी में पहली बार मैंने सीन लिखा, डायलॉग लिखा, लेकिन लैंग्वेज आती थी और फ़ील थोड़ा आता था और सिनेमा तो देखते ही थे, मतलब हर भारतीय सिनेमा देखते ही देखता बड़ा है, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो लिखा, 3 सीन लिखा, लेकिन फिर मैंने फ़ोन-वोन नहीं किया। मैंने हटाओ यार, अपने बस का नहीं है ये सब। तो 1 हफ्ते बाद सुनाना था, कुछ 8-10 दिन बाद फ़ोन आया उस लड़के का, अमित का, वापस धीरेन जी के घर पे। तो मैंने बात की, बोला सर आपने फ़ोन ही नहीं किया, वो वेट कर रहे हैं आपका। तो मैंने कहा कि यार अमित, ऐसा है कि मैंने सीन तो लिखे हैं लेकिन अपने से नहीं होगा यार, नहीं वो नहीं लिख पाएँगे। हुँ, तो देखो उस लड़के ने, मैं आज भी याद करता हूँ उसको, उस लड़के, उसने देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात कही कि बोले सर आपने सीन तो लिख लिए, तो अब क्या करेंगे उनका आप? आप बोल रहे हैं कि हम मैं नहीं जाऊँगा, नहीं सुनाऊँगा। तो उन सीन जो लिखे हैं आपने, उनका करेंगे क्या? हुँ, तो मैंने कहा कि यार क्या करूँगा, डायरी में लिखा है फाड़ के फेंक दूँगा या पड़ा रहेगा ऐसे। तो बोला सर जब पड़ा ही रहना है और फाड़ के फेंकना ही है, तो ये काम उनको सुनाने के बाद आके कर दीजिएगा। सही बात है। है ना? तो ये बात समझ में आई मेरे को कि हाँ यार, ये बात तो सही करा कि भाई फाड़ना ही है और जब किसी तो सुना देते हैं। और पहला ये नरेशन जो है मैंने किया, ये हाँ, बीच में हाँ, कुछ नेटवर्क की गड़बड़ हो जा दिक्कत रहा हो था। रही है थोड़ी-सी। आया, आया, आया। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत। हुँ, आ गया। बोलो। तो तो मैं गया और मैंने सुना दिया। हाँ, आ गया ना? हाँ, हाँ। हाँ, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, हाँ, तो मैंने सुना दिया, तो कमाल की बात हो गई कि उनको तो बस अच्छा लग गया। उन्होंने कहा अच्छा। कि अरे सर यही तो चाहिए था, फ्रेशनेस, जो फ्रेशनेस चाहिए थी, यही तो चाहिए थी। तो हुँ, अरे सर यही तो चाहिए था, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरे दिन सनी देओल के सामने नरेशन हो गया। ओह! उनको भी अच्छा लग गया सनी देओल को। सनी ने कहा कि सनी से पहली बार मिला, सुपरस्टार, आज भी सुपरस्टार है। उस हुँ, समय तो एक लाइन से 5-5 हिट थी, बॉर्डर, जिद्दी, घातक, सब। तो उन दिनों में मैं सनी देओल के सामने गया तो सुनाया मैंने, तो सनी ने कहा कि मुझे रिएक्शन पहला याद है। उन्होंने कहा देखिए देखना देखो संजय, मैं बहुत ब्लंट हूँ, हाँ। तो मैं ये जिसमें जो जो तुमने होली और खून वगैरह रखा है ना वर्ड, ये निकाल दो। बाकी अच्छा है। बाकी तो तो वहाँ से ये फिर मैंने वो फ़िल्म लिखी और वहाँ से सफ़र शुरू हो गया। तो सनी के साथ फिर वो फ़िल्म बनी नहीं, वैसे ये भी कमाल की बात है कि वो फ़िल्म इंडियन नाम से बन रही थी, जिसमें सनी और ऐश्वर्या राय थे और उसका बड़ा बड़ा मुहूर्त हुआ था, बहुत बड़ा, फ़िल्म सिटी में, कोरेगाँव में। हुँ, हुँ, हाँ, लेकिन वो फ़िल्म बन नहीं पाई। हालाँकि इंडियन नाम से फिर सनी ने एक और फ़िल्म बनाई, बिल्कुल। उसके उसके भी डायलॉग मैंने ही लिखे, हुँ, हुँ, जो कि मेरी पहली सफल फ़िल्म हुई। तो बहरहाल तो इस तरह से, जो तुम्हारा सवाल था कि सफ़र इस तरह से शुरू हो गया, तो इसमें कहीं पे भी कहीं कुछ ना मैंने लिखा था, ना सिनेमा उस समय ज़्यादा देखा था, ना कोई नाटक ज़्यादा पढ़े थे, ना थिएटर से जुड़ा था। मतलब ये तो इसको मैं मानता हूँ, नहीं 100% कि लैंग्वेज आती थी और गज़लें कहते थे तो थोड़ा शऊर था, शेर कहते थे तो ये सब ने साथ दिया और भाग ने साथ दिया। तो देखो तुम कि कहाँ से एक एक आदमी जो असिस्टेंट था उसको मैं याद रह गया और वो आया। तो ये और फ़िल्मों की का लेखन जो है ना, वो फ़िल्मों की तरह ही बहुत ड्रामेटिक होता है। कुछ ना कुछ ड्रामा जो है, वो होता रहता है। हुँ, तो इस तरह से
लेकिन क्या याद है वो रातें जो तुमने पहले सीन के लिए या हम्म, पहले कुछ एक सीन्स के लिए बिताए, हम्म। उस समय क्या-क्या रेफरेंसेस दिमाग में आ रहे थे? पुराने समय की कौन-कौन सी फ़िल्में याद आ रही थी? किस तरह के संवाद याद आ रहे थे? कुछ अगर अ, रिकॉल किया जा सके तो? नहीं, नहीं, बिल्कुल, मुझे याद है, चारकोप में एक अ, बैठी चाल जो होती थी, जिसमें नीचे रहते थे, तो एक बाहर जो है गैलरी जैसी थी। तो मुझे याद है कि मैं एक डायरी, वो डायरी मेरे पास अभी भी रखी हुई है और वो सीन भी अभी भी रखा है। अरे वाह! हाँ, तो मुझे याद है कि मैं बैठ के सोचता था और मेरे बच्चे उस समय छोटे-छोटे थे, तो शायद एक आध बार मैंने अपने बच्चों को डाँट भी दिया, थोड़ा आवाज़ कर रहे थे तो। हुँ, तो इतना तो याद है और ये बिल्कुल नहीं है कि कोई फ़िल्म, कोई चरित्र या कोई बिल्कुल याद नहीं किया मैंने। याद मतलब देखा भी नहीं था तो याद और शायद यही वजह थी कि जो फ्रेशनेस उनको महसूस हुई ओके। कि उसमें कहीं से कोई रेफरेंस नहीं था किसी का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, तो वो जो ताज़गी उनको चाहिए थी, वो हुँ, यही शायद इसीलिए थी कि मैं बिल्कुल एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना कि रॉ मटेरियल ही थोड़ा सजा के मैंने उनके सामने पेश किया, जिसका कोई लिंक नहीं था, हुँ, हुँ। कोई संदर्भ नहीं था, कोई मतलब उस तरह से। नहीं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं थोड़ा-सा पीछे और जाना चाहूँगा इलाहाबाद के दिनों में, हुँ, जब वहाँ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ जो गिरोह बना रहे थे या गज़लें हाँ, कह रहे थे, हाँ? हुँ, हुँ, हुँ। उन दिनों में सिनेमा के साथ क्या रिश्ता था? सिनेमा देखते थे, फ़िल्में देखते थे और कब से ये शौक जागा फ़िल्में देख फ़िल्में देखने का शौक जो है, मुझे जहाँ तक याद आता है मेरी माँ बताती हैं हुँ, कि शायद मेरी माँ बहुत फ़िल्में देखती थी। मेरी बुआ बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत फ़िल्में देखती थी। तो उनके साथ रहकर मेरी पढ़ाई जो है वो काफ़ी पढ़ाई बुआ के साथ रह के हुई। पढ़ाई चाचा मेरे जिस समय इलाहाबाद में रहते हैं, उनके साथ रह के हुई। तो इन लोगों के साथ रह के एक सिनेमा का चस्का तो लग ही गया था। तो मुझे याद है कि बनारस में था मैं, जब बुआ के साथ रहता था। तो वो फूफा जी जो है चले जाते थे ऑफ़िस और दोपहर में 12 से 3 वाला शो जो है वो बुआ जाती थी। तो उस समय मुझे याद है वो फ़िल्में राजेश खन्ना और मुमताज़ की फ़िल्में होती थी। 2 हाँ, रास्ते और ये सब। 2 रास्ते और जो फ़िल्म मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें अभी एग्ज़ैक्ट नाम मुझे नहीं है, दुश्मन। दुश्मन। हाँ, ये वो दौर था ये। तो हुँ, बारह मुझे लेती थी और हम लोग 12 फूफा जी के ऑफ़िस से आने से पहले हम लोग घर आके देख लेते थे। तो एक एक वहाँ से संस्कार एक सिनेमा का वो शुरू हुआ और फिर जब मैं 12वीं कर रहा था बनारस से, ओ उस समय से फिर कॉलेज से भाग के जो है, कॉलेज बंक करके फिर हमारा गिरोह बन गया फिर वहाँ। हुँ, हुँ। फिर हम भाग के फिर चले जाते थे, पिक्चरें देखते थे। और पिक्चरें देखते थे तो सिर्फ़ इतना था कि मज़ा आता था और तब टाइटल-वाइटल का कुछ समझ में नहीं आता था कुछ। मतलब बाकी बट एन्जॉय करते थे, जैसे आम आम लड़के एन्जॉय करते हैं। हुँ, हुँ, तो वो एक माहौल था। फिर तो उसके बाद जब धीरे-धीरे नौकरी और फिर इस तरह से चीज़ें होने लगी तो कम हो गया तो लेकिन ये है कि कहीं न कहीं सिनेमा के साथ जुड़ाव जो है वो बचपन से ही था, बचपन से ही रहा। देखने का, लिखने का तो कभी ज़हन में आया ही नहीं। हुँ, हुँ। तो फिर इलाहाबाद में जब नौकरी करने लगे तो एक्चुअली मेरी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उस समय मैं लॉ कर रहा था, तो पिता चाहते थे कि मैं वकील बनूँ। हुँ, लेकिन मैंने कहा कि वकालत की वो अगेन वही बात है कि जो गीतकार की हालत यहाँ देखी तो वो जो वकीलों की हालत वहाँ है देखी मैंने। हाँ, उसका भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है मैं शेयर करना चाहूँगा हाँ, शायद बिल्कुल, समझेगा। बिल्कुल।
कि क्या हुआ कि इलाहाबाद में मेरे पास लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करती थी। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इलाहाबाद में वो कागज़-वागज़ उसके होते नहीं थे। अपन पान-वान खा के निकल जाते थे और मित्र प्रकाशन में थे, तो वो भी जलवा था, प्रेस लिखा हुआ था पीछे। लेकिन क्या हुआ पता नहीं एक एक दिन जो है कोई ज़िद्दी ऑफ़िसर था उसने पकड़ लिया ट्रैफिक वाले ने ओहो! और उसने चालान कर दिया और फिर ये हुआ कि अब आपको कोर्ट से छुड़ाना होगा इसको। तो मुझे कोर्ट जाना पड़ा और मुझे वकील करना पड़ा। तो ओह! वो वकील जो करना पड़ा, हुँ, तो वो वकील साहब बेचारे जिस तरह से मुझसे पैसे माँगते थे ना, हुँ। कि नहीं वो ₹2 दीजिए वो मुंशी को देना है, फिर ₹2 दीजिए उसको देना है। मतलब वो बहाने से जिस तरह से होता है मौके से जो पैसे निकालने का हाँ, वो एक एक वो भी आर्ट है, वो भी हाँ, कला है। बिल्कुल। तो आप प्रॉपर वो अभिनय है, वो बहुत लेकिन मैंने जो हालत देखी मुझे लगा कि यार ऐसा ही मुझे भी करना पड़ेगा फिर साला। सॉरी तो ऐसा मैंने कहा कि ये अपने से नहीं होगा भाई कि अपन ऐसे 2-2 रुपए के लिए तो तो वहाँ से वो वकालत का वो चक्कर खत्म हो गया। तो फिर पत्रकारिता ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया। मुझे मौके मिलते रहे एक्चुअली मैं कहा जाए। जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी को आप नहीं चुनते हैं बल्कि ज़िंदगी आपको चुनती है। हुँ, हुँ। तो इस तरह से मौके मिलते रहे। मुझे उसी दौरान एक मौका मिल गया कि आप अखबार निकालिए, दैनिक अखबार जौनपुर से। अरे! हाँ, तो मैंने जौनपुर से जाके दैनिक अखबार निकाला लॉ करते हुए। दैनिक मान्यवर वो आज भी निकलता है। हुँ, हुँ। हाँ, तो दैनिक मान्यवर निकाला, फिर प्रयागराज टाइम्स में रहा इलाहाबाद। तो फिर तो इस तरह से मतलब नौकरी करनी शुरू कर दी और थोड़ी ज़िम्मेदारी। तो फिर उसके बाद सिनेमा फिर तो ये था कि फिर चले शाम को चले जाते। छुट्टियों में हम मतलब हर संडे को जाते ही थे सिनेमा। हुँ, हुँ। तो इस तरह से एक सिलसिला बनता रहा। तो तो मुंबई आने के पहले हुँ। और इलाहाबाद के दिनों में और बनारस के दिनों में अमिताभ बच्चन के अलावा कौन प्रिय था? अमिताभ बच्चन के अलावा कौन प्रिय था? कौन फ़ेवरेट स्टार था? और एक्ट्रेसेस में कौन अच्छी लगती? अ, अच्छा उस वक़्त जब मैं हाँ, इलाहाबाद में था हाँ, तब? हाँ। अच्छा। नहीं इलाहाबाद में जब मैं था तो मुझे अमिताभ बच्चन तो नो डाउट सबके ही स्टार थे वो। तो वो लगते थे ही थे, लेकिन मुझे शशि कपूर बहुत अच्छे लगते थे। हुँ, मुझे संजीव कुमार बहुत अच्छे लगते थे। हुँ, हुँ। मुझे हीरोइनों में हमा ध धर्म जी अच्छे लगते थे, धर्मेंद्र मुझे अच्छे लगते थे। और बाद के दिनों में तो मैं बताऊँ कि मैं सनी देओल और संजय दत्त का फैन था। ओहो! और संजय दत्त की तरह तो मैं चलने-वलने की भी कोशिश करता था, बाल-वाल ऐसे ही रख रख के जो है। हाँ, हाँ, और कमाल की बात है कि आज तक संजय दत्त के साथ काम नहीं किया, लेकिन सनी के साथ मैंने इतनी फ़िल्में की। मैंने हाँ, सनी को बताया भी कई बार कि मैं जो है वो तो इन लोगों की फ़िल्में अच्छी लगती थी। धर्म जी का मैं फैन था, हेमा जी का फैन था और मुझे शबाना जी बहुत अच्छी लगती थी हुँ, और मुझे विनोद खन्ना बहुत अच्छे लगते थे। हुँ। उनके साथ बाद में काम किया मैंने एक फ़िल्म में कोयलांचल में। तो काफ़ी जितने भी स्टार थे सब अच्छे लगते थे और फिर अब मिथुन दा मेरे को मिथुन चक्रवर्ती का भी मैं बड़ा फैन था। उनकी तो वो फ़िल्में जो है ना डिस्को डांसर और और गन गन मास्टर मास्टर की G9 वो हाँ, सुरक्षा और ये सब हाँ, तो हाँ। मतलब कितनी-कितनी बार देखा होगा मुझे याद नहीं। हुँ, हुँ, अ, मिथुन दा के साथ भी बाद में मैंने काम किया हुँ, और उनको भी बताया मैंने कि देखिए ऐसा हुँ। तो खुश होते हैं ये लोग बेचारे सारे एक्टर बहुत दिल के अच्छे होते हैं बेसिकली। हुँ, हुँ। तो तो उस समय जो ऑडियंस संजय हुँ, मासूम, हुँ, जो जिस ढंग से चीज़ों को पसंद करता था, ऐसे कलाकारों को पसंद करता था, इनकी फ़िल्में पसंद करता था, क्या हुँ, अभी राइटिंग करते समय हुँ, ठीक है कि कैरेक्टर होते हैं, आपकी एक कहानी होती है, आपको एक ढाँचा दिया जाता है, उसमें काम करना होता है। हुँ। लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो ऑडियंस भी रहता है जो कभी संजय मासूम हुआ जो दीवानगी की हद तक सिनेमा का फैन था। बिल्कुल रहता है और ये मुझे लगता है क्या है एक बात है, मैंने जितनी फ़िल्में लिखी हैं ना सब कमर्शियल फ़िल्में लिखी हैं, हाँ, विशुद्ध कमर्शियल फ़िल्में। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें कहीं कोई मतलब वो नहीं है
तो हम सिनेमा जो मैंने लिखा है विशुद्ध कमर्शियल फिल्में हैं, और वो ऐसी फिल्में हैं कि जिनमें अगर डायलॉग पे ताली बजनी है तो बजनी है, अदरवाइज कोई समझौता नहीं। राकेश जी ने मुझसे पहली मीटिंग में कहा था कि संजय जी एक बात जान लीजिए कि जिस सीन में हमको दर्शकों को रुलाना है तो रुलाना है, जिस सीन में हंसाना है तो हंसाना है। तो ये जो बात है, ये अ, अ, वो उसी दर्शक को दिमाग में रख के बात हो सकती है ना, जो कि कट्टर दर्शक हो, हाँ बिल्कुल। है ना। जो मल्टीप्लेक्स का भी दर्शक बहुत कमाल का होता है, नो है, बट मल्टीप्लेक्स ये तो बाद का आया है बात का वो। है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि तो ये कट्टर दर्शक दिमाग में रहता है, और उससे फायदा हमको ये हुआ कि हमने क्योंकि थिएटर में देखे हैं, ऐसे थिएटर में फिल्में देखी हैं, है ना, जिसमें कि बीड़ी के धुएं की गंध और पसीने की गंध फैली रहती थी। तो वहां पे सिनेमा देखा है, और बड़े हॉल में भी देखा है, बनारस में गुंजन टाकीज में देखा है, तो गाजीपुर में प्रिंस टाकीज में भी देखा है। तो इसका बड़ा इससे मदद मिलती है, और हमको मालूम होता है बेसिकली डायलॉग राइटिंग तो क्या है कि आप खुद बोलते हैं और बोल के आपको समझ में आ जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। वो कुछ एक बार ऐसा होता है कि नहीं, आपने जो उम्मीद की थी वो उस तरह से रिएक्शन नहीं मिला, वो अलग बात है। बट आमतौर पर आपको पता होता है कि ये बात आपने कर दी है, तो दिमाग में वो दर्शक रहता है, और इससे काफी मदद मिलती है। कमर्शियल सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ लिखने में। आपको मालूम होता है कि यार इस तरह की अगर लाइन देंगे या इस तरह की बात करेंगे तो वो दर्शक जो दिल से फिल्में देखता है, दिमाग नहीं लगाता, जो वो फिर ताली सीटियां बजाएगा। बड़ा मेरा मन था एक्चुअली, जब मैंने डायलॉग शुरू किया ना, तो एक तो सनी देओल के साथ शुरू किया डायलॉग, और सनी की फिल्में मतलब तब तक घायल वगैरह सब आ चुकी थी, तो एक डिफरेंट जलवा था उनका। तो मेरा बड़ा मन था कि यार सनी के साथ जो है, तो मैंने पहली फिल्म लिखी उनके साथ जोर। तो जोर जो है वो तारीफ तो हुई डायलॉग की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। तो ये बड़ा था मन में कि एक तो फिल्म चले, और दूसरा ये हो कि यार मेरे डायलॉग पे लोग तालियां बजाएं, और सिक्के जो उछालते, सिक्के, तुमने देखा है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिक्के उछालने वाले दर्शकों के हाँ साथ सिनेमा हाँ देखा है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो बड़ी एक चाहत थी यार कि ये ईश्वर ऐसा कर दो यार। तो उसमें एक फिल्म आ गई मेरे पास, इंडियन उसका नाम है, आज भी टीवी पे आती है, तो मेरे पास इतने फोन आते हैं बता नहीं सकता। इंडियन, वो साउथ तमिल फिल्म का रीमेक थी जो सनी बनाना चाह रहे थे। तो ऑलरेडी उसमें साउथ में सुपर हिट थी वो, लेकिन हिंदी में इसको लिखना था, तो उसको लिखा, और वो जब रिलीज हुई फिल्म ना, तो सुपर हिट तो हुई, अलग बात है, लेकिन वही सिक्के जो है, वो चवन्नी उछलने वाली जो आवाज है, वो हुआ, और वो मैंने देखा। तुमको बता नहीं सकता हूँ मैं कि मतलब यहाँ बम्बई में पूरी फैमिली के साथ गया था मैं, नोवेल्टी में। नोवेल्टी मालूम है हाँ तुमको? हाँ नोवेल्टी में, बिल्कुल। हाँ, तो जो सीटियां, तालियां और पैसे, तो मतलब आंख में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि यार शुक्रिया अदा किया मैंने, कि वो मुझे लगता है, आई डोंट नो कि आज तो अभी आने वाले डायलॉग राइटर जो इस वक्त के हैं उनको ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक तो जैसे तुम लोगों ने भी बहस कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि थिएटर पे ही सवालिया निशान लगते दिख रहे हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं। खैर वो अलग मुद्दा है। हाँ तो अब बाकी राइटर संवाद लेखकों को ये मौका मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो, हाँ, लेकिन मुझे ये मौका मिला। बहुत अच्छा। वो डायलॉग बता दो, कौन सा डायलॉग था जिस पर सबसे ज्यादा तालियां बजी थी? अरे वो बहुत सारे डायलॉग थे, पूरी इंडियन के जो इंडियन फिल्म थी ना, हाँ हाँ वो डायलॉग बाजी वाली ही फिल्म थी। उसमें सनी का कैरेक्टर था पुलिस ऑफिसर का, हाँ हाँ तो और उसमें एक टेररिस्ट था जिसको वो पकड़ता है, वसीम खान नाम था उसका, मुकेश ऋषि ने किया था। तो वो उसके साथ के जो सीन थे ना, उसमें था कि मतलब हम हाथ मिलाना भी जानते हैं और हाथ उखाड़ना भी जानते हैं, हाँ, हम क्या? पहले प्यार से समझाते हैं फिर हथियार से। तो अब ये सब जो डायलॉग जब सनी बोलते हैं ना, उसमें एक सीन जो है आज भी कोट होता है, उसमें सनी के ऑफिस में एक नेता मिलने जाता है, हाँ हाँ
और वो नेता जो है उसको प्रदर्शन रैली निकालने के लिए परमिशन चाहिए। हम्म, तो वो बड़ा नेता मतलब है कि अरे मैं फलाना नेता हूँ ये, और वो जाता है सनी से परमिशन लेने। और सीन देखना, वो सीन तो जिसने इंडियन देखी है उसको याद होगा। और सनी दरवाजा बंद करके ना उसको मारना शुरू करता है। ओ, और वो जो डायलॉग बोलता है कि मतलब तुमको साला इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता देश का, है लैंग्वेज नहीं पता, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, क्या है, और तुम साले नेता बनते हो, परमिशन लेने और मारना, और बहुत मारता है। ओ, और मारने के बाद वो अपने कांस्टेबल को इशारा करता है कि लाओ। तो वो नया कपड़ा लेके आता है, नया कपड़ा पहनाता है उसको, बोला आइए, और उसको बहुत सम्मान से बाहर लेके आता है। बाहर उसके जो समर्थक नारे लगा रहे थे। हाँ, हाँ, तो और ऐसा लगता है कि मतलब नए कपड़े पहन के इतनी धुलाई करने के बाद, तो वो जो उस सीन में डायलॉग है ना, हाँ, वो पे तो तालियां तालियां आज भी पड़ती हैं भाई। अरे वाह, हाँ, और फिर बाहर जब लेके आता है, तो बाहर एक और नेता वेट कर रहा है अपनी बारी का। ओ, तो तो वो अच्छा वो खुश होता होगा कि हाँ, मेरा भी तो ऐसा ही कुछ होगा। नहीं तो हम वो खुश है कि अच्छा परमिशन मिल गई तुमको, तो वेरी गुड, मैं भी जाता हूँ, परमिशन क्यों नहीं देगा एसपी। और वो इतनी मार खाया है उसने, वो बता नहीं पाता उसको कि तू जाएगा तो क्या होने वाला है। वो किस तरह का एसपी बैठा है अंदर, साला वो परमिशन कैसे देगा तुमको। तो इससे बड़े ठहाके लगते थे थिएटर में, आज भी जो है बहुत मजेदार। तो इस तरह के ये जो सीन है, तो ये अगेन मैंने कहा कि ये मास मास फिल्में हैं, हम्म, ये मसाला था, फिल्में। ये बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो आपका इतिहास रहा है, जिसमें जो आपका बचपन परवरिश और जिन चीजों से आप बने हैं, हाँ संजय मासूम जहाँ से बनते हैं, हाँ, हाँ, उनका योगदान होता है। ये बेसिकली हमारे संचित स्मृतियां जो हैं वो काम आती बिल्कुल बिल्कुल, हैं। 100%, बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ करना चाहूंगा कि हम लोग काफी पर्सनल बातें करते चले गए। हम्म हाँ, अ, फिल्मों में आने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए बहुत सारे लोग हम्म उत्सुक रहते हैं, कोशिश हम्म करते हम्म हैं, हम्म, आना चाहते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। उनके लिए क्या बातें हो सकती हैं और किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? उसके बाद ही वो कोशिश करें। भाग्य और किस्मत तो चलो बात की बात है। बात की बात है, सही हाँ, बात है। लेकिन ये तो मानोगे ही ना कि टैलेंट और मेहनत, बिल्कुल, प्रतिभा ये और सबसे मेहनत का पहले, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो नहीं होगी सबसे तो कुछ भी पहले नहीं। वो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। नहीं, जो ये बात है ना, ये नए लोग जो लिखना चाहते हैं, सबसे पहली बात जो मैंने देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और ये देखा है कि काफी लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, कि वो एक तरह की खुशफहमी में होते हैं। खुशफहमी का मतलब ये है कि लैंग्वेज नहीं आती उनको, हम्म, या वो उन्होंने कुछ कुछ लिख लिया, इधर उधर से कुछ 10-12 पेज लिख लिए, तो उनको लगता है कि वो लेखक हो गए। हम्म, गीतकारों के मामले में भी ऐसा है कि आपने कुछ भी तुकबंदी कर ली और आपको लगा कि आप लेखक हो गए, आप गीतकार हम्म, हो गए। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक बात है कि खुशफहमी से में नहीं रहना होगा आपको। और आप वाकई अगर आप लिखते हैं और हम्म, वाकई आप लेखक हैं, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वक्त शायद लग जाए, भले 1 साल की जगह 2 साल लग जाए, हम्म, लेकिन आपको मौका मिल के ही रहेगा। हम्म, ये इंडस्ट्री जो है ना, मैं एक लाइन कही जाती है कि अगर काम आता है तो काम मिलता है, जी, लेकिन काम आता है जो बात है ना, जो बात हम्म, छोटी सी है, वो उसके लिए, उसको लेके बहुत सजग रहना होगा कि हाँ काम आता है। तो अ, और सीधी सी बात है कि हर वक्त का सिनेमा, हर दौर का सिनेमा बदल रहा है। मेरे लिए, मैं मुझे लगता है कि मैं मेरी पहली फ़िल्म दो 1996 में रिलीज़ हुई थी, हम्म, 1996 में। और मेरी आखिरी फ़िल्म 2019 में सांड की आँख रिलीज़ हुई थी, जिसमें मैं स्क्रिप्ट एडवाइज़र था। मैंने वो फ़िल्म लिखी नहीं थी, लेकिन स्क्रिप्ट एडवाइज़र था, और मेरा मेरा पूरा उसमें यो था, शामिल था मैं स्क्रिप्टिंग में।
तो ये जो 30 मतलब 24-25 साल का जो 24 साल का जो सफर है, इसमें कितना सिनेमा बदल गया। आज जो है, मैंने काबिल लिखी थी जब 2017 में, जब काबिल लिख रहा था मैं, तो वो उसको लिखने के दौरान समझ में आया कि अरे यार, ये तो एक डिफरेंट पिच पे लिखना पड़ेगा और डिफरेंट चैलेंज है इसको लिखने में। तो वो चैलेंज समझ में तभी आएगा आपको जब आप ये मान के चलेंगे कि बॉस, हर नई फिल्म एक नई चुनौती है और शायद मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, ये डर आपसे लिखवाता है। लेकिन जो नए लड़कों में मैंने देखा है कि वो अति आत्मविश्वास जो है ना, उससे बचना चाहिए। और आपको सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा क्या पूरी तरह से उसको देखना चाहिए। सिनेमा में क्या भाषा इस्तेमाल की, मैं संवाद लेखन की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं पटकथा लेखन की बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, क्या कैरेक्टर्स कैसे हो गए हैं, कैरेक्टर की बात करने का तरीका क्या हो गया है, उनकी भाषा क्या हो गई है। मेरे असिस्टेंट, मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बार-बार ये कहता रहता हूँ कि क्योंकि और देखिए, और ये तो क्या एक चक्र होता है इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में होता है कि आपका एक वक्त होता है, फिर वो एक एक सर्किल होता है, फिर आप धीरे-धीरे जो है अप्रासंगिक होने लगते हैं। और आप उसमें कुछ लोग होते हैं कि जो अड़े रहते हैं कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी हम लिख लेंगे। लेकिन उसमें ये मान लेना चाहिए कि जैसे इस वक्त का जो दौर है, अभी ऋतिक रोशन के साथ मैंने काम किया, है ना? मैंने रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के साथ भी काम किया गुंडे गुंडे में, तो मैंने कर लिया। लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजर रहा है, यंग एक्टर आते जा रहे हैं, वरुण धवन और वो, तो वरुण तो और यंग एक्टर अभी आ जाएंगे, और भी बच्चे। तो उनके लिए मैं सर हो गया हूँ। तो अब उनको मेरे साथ काम करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे ऋतिक ऋतिक भी उठ जाते हैं जब मैं मीटिंग में पहुंचता हूँ, तो ये सम्मान की बात है। लेकिन काम करने में मजा आता है दोस्तों के साथ। जी, जी। तो जिस राइटर को वो बडी और ड्यूड बोलेंगे ना, कम ऑन ड्यूड, कम ऑन मैन, ये अब उनके साथ वो ज्यादा अच्छा फील करेंगे ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, तो मैं इस बात को मानता हूँ और समझता हूँ। तो ये मैं जो बात कर रहा था कि जिद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप में प्रतिभा है, तो हाँ, मतलब 200% आपको मौका मिलेगा। लेकिन कौशल विकास के लिए क्या किया जाता है? कैसे कोई टेक्निकल चीज़ें कैसे अमूमन लोग यहाँ पे पटकथा कैसे लिखें, संवाद कैसे लिखें, इस तरह की फालतू किताबें पढ़ते हैं। नहीं, नहीं, किताब मैं में पढ़ने से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लेखन नहीं आता और नहीं, नहीं, सचमुच नहीं। में ये क्राफ्ट है। सिर्फ देखो, संवेदना नहीं है और सिर्फ ज्ञान नहीं है। हाँ, हाँ, भाषा पर कमांड नहीं है केवल, एक क्राफ्ट भी है और उस क्राफ्ट को आपको समझना पड़ता है। हाँ, उसके लिए क्या करें? जो लोग आते हैं, जो इच्छुक हैं और जो जैसा तुम कह रहे थे जो आत्म मुग्ध रहते हैं कि हम तो हाँ, लेखक हैं। हाँ, हम और एक बड़ी समस्या जो पूरे हिंदी समाज में है कि हुँ, हर हिंदी पत्रकार और हर हिंदी लेखक हुँ। को यही लगता है कि वो कभी भी उसके लिए फ़िल्म लिखना क्या यार बाएँ हाथ का काम। ये एग्ज़ैक्टली मैं यही बात कर रहा था। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं यही बात कर रहा था कि इस पहले तो इससे बचना होगा। दूसरी बात जो है, जो एक बात है, फ़िल्म लेखन जो है ना, देखो, लेखन, कोई भी लेखन, चाहे वो फ़िल्म लेखन हो, चाहे वो कविता लेखन हो, चाहे वो साहित्य लेखन हो, चाहे कहानी लेखन हो। इवन देखो, पत्रकारिता। चाहे पत्रकार, देखो, हाँ, वो चीज़ आपके अंदर या तो होती है या तो नहीं होती। हुँ, पहली बात तो ये है। अब अगर आपके अंदर है, तो जो तुम्हारा सवाल है कि उसके लिए उसको कैसे निखारा जाए हुँ, या उसके लिए क्या सही मंच, तो मुझे लगता है कि अ, आज के दौर में अब तो स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं हुँ, और बहुत अच्छे संस्थान भी हैं। और मुझे लगता है कि स्तर पे भी काफ़ी अ एकेडमीज़ खुल गई हैं।
मेरे पास 1-2 ऑफर हैं इस तरह के कि अ छोटे शहरों में खोला जाए, अ बिहार और उस तरह के। तो मतलब इस तरह से बातें हैं, मंच तो हैं, हुँ, लेकिन और उससे लेकिन बात वही है कि आपके अंदर पहले तो वो होना चाहिए। हुँ, और खास तौर से जैसे डायलॉग राइटिंग की मैं जब बात करूँ, पटकथा लेखन एक डिफरेंट, वो तो पूरा एक क्राफ्ट जो तुमने तुमने कहा, और उसके अलावा बहुत तकनीकी चीज़ भी है। हुँ, हुँ, तो उसको तो सीखना चाहिए ही, और उसके लिए बहुत सारे हुँ। मंच हैं। हमारा स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन भी काफ़ी काम कर रहा है वो इस भी दिशा में, वर्कशॉप करता रहता है। वर्कशॉप कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि अभी अगर हाल में उन लोगों ने बिहार में किया, लखनऊ बिहार में नहीं, शायद किया या करने वाले हैं। बिहार वाला तो कैंसल हो गया कोरोना की वजह अच्छा, से। ओके। हाँ, लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने प्लान किया था। हुँ, हुँ, तो इस तरह की चीज़ें तो हो रही हैं, और जिसको सीखना है ना, जिसको करना है, हुँ, उसको मिल जाती है जगह, और उसको रास्ता भी मिल जाता है, और उसको लोग भी मिल जाते हैं। मतलब चाह और राह वाली जो बात होती है ना, हुँ, हुँ। जो एक घिसी-पिटी सी बात है कि जहाँ चाह राह वहाँ राह वाली जो बात है, तो वो हो जाता है। अगर आपको वाक़ई बेचैनी अंदर है लिखने की, और लिखना है, और आपकी प्रतिभा है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ हो जाता है, मिल जाता है। और मुझे लगता है कि ये वक़्त तो बहुत अच्छा है कि लोगों को अ, अभी नए कोरोना। विचार, नए आइडिया जो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ सिनेमा, अब तो फ़ॉर्मेट भी अलग-अलग आ गए हैं। हाँ, ओटीटी है, शॉर्ट फ़िल्म है, इधर-उधर, कहीं से बहुत भी सा आप शुरुआत कर सकते हैं बहुत बहुत सारे और हैं, किसी और भी ऊँचाई पे जा सकते हैं। हाँ, वो तो उसमें एक मुझे सवाल लगता है। दूसरा इसी से थोड़ा-सा अलग लेकिन यही जैसा हुँ, अ, अमूमन ये शिकायत सबकी रहती है हुँ, कि हिंदी साहित्य को इन हाँ, जनरल साहित्य और हिंदी साहित्य को हिंदी सिनेमा में कभी कोई तरजीह ही नहीं दी गई। अब जब तुम इतने सालों से अंदर में काम कर रहे हो, कभी हुँ, इस तरह की कोई चर्चा, कुछ बात या कहीं से ऐसी ख्वाहिश किसी की पैदा हुई हो या जैसे बाहर के लिटरेचर पे फ़िल्में बनती रही हैं, वैसा किसी ने माँग की हो कि हिंदी की कोई चीज़ निकालो, जिसमें मैं फ़िल्म बनाना चाहूँ? तो एक तो हुँ, दूरी क्यों है? क्यों ये वैमनस्य नहीं कहूँगा, एक हुँ, उदासीनता है हुँ, कि साहित्य नहीं टच करना है। दूसरा हुँ, ये कहीं गलतफ़हमी कि कमर्शियल सिनेमा अगर है, तो उसमें साहित्य बिल्कुल नहीं चलता है। हाँ, हाँ, ये सारी 2-3 चीज़ें हैं हुँ, और जो एक पूरा हिंदी समाज और ख़ास करके साहित्यकारों की शिकायत है हुँ, और विश्वविद्यालयों में तो ये अमूमन इतना प्रिय विषय है, हुँ। जिसका कोई मतलब नहीं बनता, फ़िज़ूल बहस है। सिनेमा और साहित्य का कोई रिश्ता नहीं रह गया है। हाँ, इस बहस का कोई मतलब नहीं है, सिनेमा एक बिल्कुल अलग विधा है, बिल्कुल, साहित्य एक अलग विधा है। बिल्कुल। हाँ, अगर हुँ, साहित्य पर सिनेमा बन सकता है, तो मैं तो साहित्यकारों से कई बार पूछ चुका हूँ, क्या हुँ, आपने किसी सिनेमा पर साहित्य लिखा? हाँ, बिल्कुल। क्या किसी फ़िल्म को आपने कन्वर्ट किया उपन्यास के तौर पे? हुँ, हुँ, आप करके देखिए कमाल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दंगल फ़िल्म जो बनी है, दंगल फ़िल्म पे एक किताब क्यों नहीं आ सकती? हाँ, पूरी की पूरी। पूरा बिल्कुल, उपन्यास लिखा जा सकता है उसके ऊपर, बिल्कुल, अगर कोई लिखे तो। बिल्कुल। तो बेसिकली ये क्यों दूरी है और क्या सचमुच ये दूरी है या कोई और ऐतिहासिक वजह है इसकी? अ, देखो, मैं दूरी वो तो है, प्रेमचंद और बाकी लोगों के उदाहरण नहीं देना वो तो सब चाहता। जानते हैं, वो बड़े उसमें तो। आदरणीय लोग हैं, उन्होंने हाँ, अपने वो समय में जो करना था किया। नहीं, देखो देखो, दूरी तो है, और हाँ, दूरी है, और दूरी क्यों है? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मतलब हुँ, इसपे बहुत गहराई से शायद मैं बात नहीं रख पाऊँ। लेकिन जो जितना मैंने समझा है कि सिनेमा जो है एक महँगा माध्यम है, पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है, और उसमें हर प्रोड्यूसर जो है ना, वो रिस्क के उस पे बैठा रहता है। हालाँकि अभी कॉर्पोरेट्स आने से थोड़ा ये माहौल बदला है, लेकिन पहले मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो तो जो प्रोड्यूसर होते थे ना, वो उनको लगता था कि यार ये साहित्य जो अगेन बात वही आती है कि जो दर्शक हुँ, जो कट्टर दर्शक है, जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये कहानी प्रेमचंद की है या ये कहानी संजय मासूम की है। उ उसको 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 सिनेमा का मतलब एंटरटेनमेंट। हुँ, हुँ,
बाकी सारे मैसेज और संदेश सब अपनी जगह है, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो उसका मनोरंजन है ना। तो और क्योंकि पैसा बहुत लगता है, तो कहीं न कहीं ये डर निर्माताओं में रहा है कि साहित्य जो है वो सिनेमा पे हम बनाएँगे अगर, तो वो शायद दर्शक उसको पसंद नहीं करेंगे। बात अच्छा उसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम ये होती है कि साहित्य जो जैसे जैसे अभी बेचारे बहुत अच्छे थे बासुदा, अभी उनका निधन हुआ। तो उन्होंने लेकिन कहानियों पे कहानी मतलब एक तो 1.5 पेज की ज्यादातर कहानी पे उन्होंने साहित्यिक कृतियों पे ही बनाई फिल्में उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने छोटी सी कहानी को पूरी फिल्म बना दी, हाँ बिल्कुल। राइट? तो लेकिन अब बासुदा का सिनेमा, ये देखो ये हमारी सिनेमा की मतलब हिंदी सिनेमा की स्थिति है कि बासुदा का सिनेमा मुख्य धारा का सिनेमा नहीं माना गया। हम्म, वो ये कहा गया अच्छा ठीक है, ये ठीक है, हाँ। फिल्में हिट हुई, हाँ वो उन्होंने एक नया बिज़नेस किया। टर्म दे दिया, मिडिल ऑफ द सिनेमा। हाँ, मिडिल ऑफ द, हाँ। हाँ। तो ये जो डर वाला जो मामला था ना, अच्छा बेसिकली क्या है कि प्रोड्यूसर जिनके पास पैसा था, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं। होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, इन्होंने बहुत भूमिका निभाई है। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं क्योंकि मैंने वो देखा है, तो ये शायद लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि ये तो चलो सिनेमा सिनेमा से तो अलग बात है कि दूरी है और साहित्य की है। साहित्यकारों मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं गज़ल भी लिखता हूँ, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। मतलब ओके। ये तो साहित्य वाला आदमी है, ये तो जो है ये लिखने में ये गड़बड़ करेगा। स समझ रहे हो? कि अच्छा तो जैसे होता था कि अच्छा ये लिटरेचर वाले हैं। अरे यार लिटरेचर तो ये जो माहौल था, अब ऐसा नहीं है। मैं हाँ। ये पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब जब मैंने शुरू किया था लिखना, तब की बात कर रहा हूँ। तो ये इस वजह से जो है ना दूरी नहीं, और मुझे लगता है कि मेन फैक्टर ये पैसा और उस पे रिस्क का होना था। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं और बदलेंगी, क्योंकि अ, गुलाबों सिताबों के साथ एक ये बात मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ कि थिएटर बंद हो जाएंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्में रिलीज होंगी। ये सब बिल्कुल कुछ ऐसा होने वाला नहीं। 3-4 महीने में सब वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। वही थिएटर होंगे, वही सिनेमा होगा, वही 100 करोड़, 200 करोड़ के क्लब होंगे, 300 करोड़ के, और ओटीटी पे। इस लेकिन पर हम इस बाद में कभी बात कर लेंगे। बाद हाँ, ये एक अलग विषय है, हाँ अलग हाँ। मामला है। लेकिन मैं ये कह रहा था, लेकिन ये एक रास्ता बना है कि आप जब थिएटर खुल जाएँगे, तब भी ऐसी फ़िल्मों का मार्केट, बाज़ार ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे बढ़ेगा, बिल्कुल। और वो साहित्य पर ही आधारित होगा, ये मान के चलो। तो मेरे पास ऑफ़र आ रहे हैं। तो ऐसे साहित्यकार निराश ना हो, मतलब साहित्यकारों बिल्कुल के लिए बहुत नहीं, सारी नहीं, संभावनाएं हैं। बिल्कुल निराश ना हो, बल्कि इस बात के लिए तैयार रहें कि हाँ आने वाले 2-3 महीनों में हाँ हाँ। हर साहित्यकार के पास फ़ोन फ़िल्म वालों के जाने वाले हैं, क्या बात। उनकी किताबों के राइट्स के लिए। हाँ हाँ। मेरे पास अब तक मैं तुमको बताऊँ 4-5 ऑफ़र आ चुके हैं, हाँ, वेब सीरीज़ के। हम्म, और उसमें ये कि सर कोई किताब बताइए सर, कोई किताब आप लेके आइए, आप ही बनाइए। तो अगर मेरे पास, जबकि मैंने देखो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में मैंने अभी तो लिखा नहीं है हाँ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। एक वेब सीरीज़ लिखी है मैंने प्रकाश झा की, आश्रम, जो कि अभी 1-2 महीने में आएगी। एडिशनल डायलॉग किए हैं मैंने उसमें। तो मेरे पास ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का कोई अनुभव नहीं है लिखने का, हम्म, लेकिन मेरे पास 4-5 ऑफ़र हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ हाँ उन्हीं के अ, नाम पे। उनके पास जाऊँगा मैं, उनसे उनकी किताबें मेरे दिमाग मेरे ज़हन में हैं कुछ लोगों की किताबें। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि वेब सीरीज़ और अ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनने वाली फ़िल्में, सिनेमा उनका पर होंगी, उनका साहित्य पर प्रतिशत होंगी। उनका प्रतिशत जो है साहित्य पर मतलब
अगर मैं कहूँ कि 60% वो साहित्य पर आधारित होंगी, हाँ। तो इसमें बिल्कुल मुझे तो लगता है अगर कि एक पूरी छूट मिल जाए निर्माता से और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म रिस से भी, तो कौन रिस्पेक्ट सी है बस। किताब चुनोगे? हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, अब यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि इस तरह से किताब का नाम नाम लेना नहीं, नहीं, बहुत। लेकिन फिर भी एक तबियत होती है ना कि भाई ये मैंने पढ़ा था, ये सिनेमैटिकली बहुत अच्छी चीज़ है। इसको हाँ, बड़े पर्दे पे या छोटे पे या वेब सीरीज़ में कैसे भी आना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत सारी और किताबें ज़रूरी नहीं हैं। है कि वो अपनी रचना हो, दूसरे की भी हो सकती है, नहीं, बिल्कुल तो अपना सवाल ही ही नहीं है। ख़्याल हो। हाँ, और जैसे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के बताऊँ, उदास नस्लें हाँ, जैसा नॉवेल, हाँ, उसपे शानदार अ, वेब सीरीज़ बन सकती है। अ, उस क्या प्रॉब्लम देखो, जो और सिनेमा के लिए तो कहानियाँ चाहिए होंगी, हुँ, और कहानियाँ इतनी बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ हैं। मैं तो ऑलरेडी 1-2 राइटरों के से मेरी बातचीत भी हो रही है, तो अरे वाह! इसलिए मैंने कहा कि ये जो है हुँ, नाम लेना वो सही नहीं होगा। सही मतलब सही का इन द सेंस कि नहीं, नहीं, अभी समय के पहले बताने का कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है ना, तो हाँ, वही। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये इस वक़्त आने वाले ये पोस्ट कोरोना काल जो है ना, कोरोना के बाद का जो वक़्त है, इसमें लेखकों को और साहित्यकारों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो न्यू नॉर्मल उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। हाँ, उनके लिए। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मतलब ऐसा नहीं, अच्छा लेकिन ऐसा चलो हम मुझे लोग लगता है। मेरे लगभग पास जिस लगभग तरह की हाँ, म लगभग 1 घंटे बातचीत हम लोग कर चुके हैं हुँ। और फिर भी ये सिलसिला तो शाम तक, रात तक कब तक अरे चले। लेकिन चलो ये तो मैं तुमसे भी कुछ सवाल करना चाह रहा था यार। अरे ऐसे थोड़ी होता है कि खाली जो है तुम मुझसे सवाल करते जाओ, और हाँ, ये ऐसा होना चाहिए ना। चलो। तो एक एक दो सवाल मैं तुमसे कर लेता हूँ, 10 जी, हाँ, कि एक तो ये कि जो तुमने हँसी में उड़ा दिया, वो मैं अब उसको संजीदगी से पूछता हूँ हुँ, कि चीन में तुम रहे हो, हुँ, तो तुमने वहाँ का जो है एक माहौल देखा है, लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो काफ़ी साल रहे हो, हाँ, 6 साल रहा हूँ। 6 साल तो तो अभी जो माहौल है पूरी दुनिया में, हुँ, हुँ। तुमको क्या लगता है कि अ, चीन को जैसे वैसे तो मुझे लगता नहीं कि व्यावहारिक है, लेकिन पूरी दुनिया से अलग-थलग वो दुनिया कर सकेगी उसको? ये जो मेरा चीन का अपना अध्ययन है और अभी भी लगातार मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, हाँ, तो मेरी अपनी स्पष्ट राय है। हो अच्छा, सकता है मैं कहीं भविष्य में गलत हो जाऊँ तो मैं दूसरी राय फिर बनाऊँगा। हाँ, लेकिन मेरी स्पष्ट राय है कि चीन ने जिस राष्ट्र का विकास किया है, जो एक नया चीन है, हुँ, वो चीन अब झुकने वाला नहीं। अच्छा, हाँ, ओके, और वो न्यू जब पोस्ट कोरोना हुँ, अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर हो। हाँ, वो तो ख़ैर होना ही है, हाँ, अब हो चुका है, वो दिखा रहा है अपना दिखा रहा है। और इसलिए हो जाएगा कि वहाँ की जनता हुँ, बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, जिसको हुँ, हम कम्युनिस्टों के नाम पे गाली देते हैं। हाँ, हाँ, इन कम्युनिस्टों ने ही वो एक सिस्टम डेवलप किया है, हाँ, जो व्यावहारिक तौर पर तो पूंजीवाद की सारी चीज़ें अपना चुका है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, लेकिन प्रशासन के तौर पर हाँ, प्रशासन, हुँ, प्रशासन और लोगों पर कमांड, हाँ, ये उसका पुराना बना हुआ है। तो जैसे अच्छा, उसने अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनके अच्छा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का। अच्छा, कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी कोई ज़रूरत नहीं है उनको। उनका हाँ, शुरू से बहुत पहले ये बात उन्होंने कही थी, जब मैं हाँ, वहाँ था, तब हाँ, ये बात आई थी व्यक्ति की आज़ादी वगैरह, तो उन्होंने अपना व्हाइट पेपर जारी किया था और अच्छा, कहा हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने उस समय भी लगभग जो 80-90 करोड़ रहे होंगे, हुँ, उनको खाना कैसे खिलाएँ? अच्छा, तो अगर 4 आदमी को हमें चुप करना पड़ेगा तो हम कर हुँ, हुँ, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें हाँ, 96 लोगों का पेट भरना है, हाँ, 96 लोगों की भलाई की बात करनी है। ये अब इस पर बहस हो सकती है कि ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, क्या है? लेकिन दूसरे फिर ये हमारे लिए कितना चिंताजनक मामला है ये?
इस तरह का हमारे लिए चीन, देश इस के तरह तौर का पर देश के तौर देश पर के तौर पर। देश हाँ, के तौर पर चिंताजनक इसलिए है कि वो आपको घेर चुका है। अच्छा। हाँ, वो घेराबंदी उसकी हो चुकी है। घेराबंदी इस तरीके से हो चुकी है कि नेपाल उस पर निर्भर है, हुँ, श्रीलंका उस पर निर्भर है, पाकिस्तान निर्भर है। पाकिस्तान उस पर निर्भर है। ये 3 बड़े देश जो हुँ, आपके पड़ोस में है, तीनों उस पर निर्भर हैं। हुँ, सिर्फ सामरिक सहायता के लिए नहीं, हुँ, आर्थिक। हुँ, और ये 3 देश मैं आपके आस-पास अपने आस-पास बता रहा हूँ मैं, हाँ, जो एक नया अध्ययन आया था जिसमें ये पता चला था कि दुनिया के 50 देश हुँ, उस पर आश्रित हैं। अच्छा। आश्रित इस तरीके से कि पूरी इकोनॉमी लगभग सँभाल रहा है वहाँ। हुँ, 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 जो हमारी भी इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा है चाइना का। हुँ, बिल्कुल। माने ना माने, हम डे टू डे ज़िंदगी में हमारे चीन आ चुका है। हुँ, 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 जो चीन के बहिष्कार की बात चल रही है, आप हुँ, बहिष्कार करेंगे तो मालूम है आपके घर की 25% चीज़ें बाहर निकल हुँ। मतलब व्यावहारिक नहीं है इस तरह की व्यवहार में नहीं है। अच्छा। आप एक सेंटीमेंट के तौर पर ऐसे नारा दे सकते हैं कि चीन बहुत और चीन के बारे में हमारी धारणा क्या है बेसिकली 62 के पहले तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। हुँ, बिल्कुल। हिंदी चीनी भाई-भाई चल ही रहा था। हुँ, उसके पहले भी बुद्ध के ज़माने से है। हमें हुँ, आश्चर्य हुआ था जब मैं चीन में था और लोगों ने को पता चला हुँ, कि मैं बुद्ध के देश से हूँ और उसमें भी उस प्रांत से हूँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए हुँ, थे और जहाँ ज्ञान मिला उनको। हुँ, हुँ, हुँ। आपको यकीन नहीं होगा वहाँ लोग मेरे पाँव छूने को तैयार अच्छा, थे। आप उस धरती से आते हैं। अच्छा। तो ये सम्मान उनके अंदर था। हुँ, 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 लेकिन 62 के बाद दोनों देशों ने वैमनस्य को इस ढंग से पढ़ाया है, हुँ, हुँ, खास हुँ, करके मीडिया में, हुँ, हुँ, जिसकी हुँ, वजह मीडिया और तमाम पाठों में और नैरेटिव में हुँ, कि चीन हमारा भलाई बिल्कुल नहीं चाहती। हुँ, जबकि वहाँ रहते हुए मैंने ये महसूस किया, वहाँ के लोगों से महसूस किया हुँ, और ये कोल्ड वॉर के समय भी महसूस किया हुँ, कि वो भी मानते थे कि अभी दुनिया का एक ही दुश्मन है, वो है अमेरिका। और उस अमेरिका को से लड़ने के लिए, मुकाबले के लिए एशिया में एक ताकत के तौर पर हम लोग पुराने दोस्त हैं, हमको साथ चलने की ज़रूरत है। हाँ, वो बहुत हमको ज़रूरी साथ बढ़ने की ज़रूरत है। है। हम साथ रह के ये आपस के मतभेद को भुला करके हुँ, हम आगे काम करते रहे। जैसे हुँ, सीमा हुँ, विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया, हुँ, क्योंकि पॉलिटिकल विल हमारी तरफ से भी नहीं है, उनकी तरफ से भी नहीं। हुँ, तो उस लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सीमा को रहने दो, बाकी बातें हम करते रहते हैं। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ बार-बार सीमा वाली बात आ जाती हुँ, है, यहाँ से भी सीमा अतिक्रमण हो जाता है। हुँ, तो ये सच्चाइयों से हम अगर नावाकिफ़ होकर के और चीन के खिलाफ नारा देते रहे, कुछ भी करते रहे, तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है नहीं, कि लेकिन अब ये तो हो गई ना, हम हमारा देश भावनाओं वाला देश है, हम हाँ, हाँ, इमोशनल कंट्री हैं। हाँ, बिल्कुल। तो तो अब लेकिन हमें उस इमोशन का एक आधार होना चाहिए, हाँ, सॉलिड ये बेस होना चाहिए। हाँ, हुँ, आप हुँ। ज़बरदस्ती मतलब इच्छा तो बहुत सारी होती हैं और ये भी आकांक्षा रहती है कि हम सब पर अरे जैसे लेकिन वो मैंने जो इंडियन का डायलॉग सुनाया ना, वो हाँ, है कि हम हाथ मिलाना भी जानते हैं और हाथ उखाड़ना भी जानते नहीं कर पाएँगे। अब आप हाथ नहीं उखाड़ सकते। हैं। अरे! इसलिए ये सच्चाई मुझे कहते हुए ये बहुत अफ़सोस हो रहा है कि अच्छा, अब चीन का हाथ अमेरिका तक नहीं उखाड़ सकता अच्छा। और हमारी आर्थिक हाँ, स्थिति खैर ऐसी बदले नहीं है, हाँ, हुँ, हमारी आर्थिक और सामरिक स्थिति नहीं है, हुँ, भौगोलिक स्थिति भी ऐसी नहीं है। भौगोलिक स्थिति में भी चीन हमसे ऊपर के दर्जे पे है। हाँ, मतलब भौगोलिक हिसाब से वो थोड़ी ऊँचाई पर है। ऊँचाई पे तो हाँ, हम चढ़ेंगे, चढ़ाई करेंगे हुँ, उस तक पहुँचने के लिए और उसको ऊपर से सब कुछ करना है। उतरना है। हाँ, तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। इसलिए इस परसेप्शन से हम जितनी जल्दी बाहर आ जाएँ ना, हम हाँ, अपना आत्म-विकास करें ना, हम खुद को दुनिया में श्रेष्ठ घोषित करें। तो हमारी आत्मनिर्भर दिक्कत क्या है आ कि हाँ, हम पाकिस्तान से, हम चीन से, हम हुँ, किसी अब नेपाल से, हुँ, इसी सब में उलझे हुए हैं। हम देश का क्या करें? हुँ, नारे के तौर पे हम सब कुछ देते रहे, आत्मनिर्भर हो जाएँगे। अरे हुँ, आत्मनिर्भर हो जाएँ, बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन उसके लिए देश की आर्थिक स्थिति समझ रहे हो,
पिछले मैं अब ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, पिछले 6 सालों में देश का क्या हुआ है, तो वो तो हम देख रहे हैं सामने ना। ऐसे में तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप चीन से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आपदा को अवसर में बदलने वाला जो विचार है वो ये नारा है, नारा बहुत अच्छा लगता है, आपदा को अवसर में बदल दो। हाँ, आपके नहीं, ऊपर लेकिन पहाड़ टूट गया है और उस पहाड़ को आप नदी बना दो। नहीं, लेकिन ऐसे नकारात्मक हो गए तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, सकारात्मक हो नहीं गए नहीं काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम हम सोच में हमको ये मानना। पॉजिटिव, लेकिन हाँ। हमको ग्राउंड लेवल पे भी देखना पड़ेगा ना। हम्म अगर आप सजग और जागरूक व्यक्ति हैं, हम्म तो आप अपने आसपास की सच्चाइयों को केवल देख लीजिए, किस ढंग हम्म से हमारी आर्थिक स्थिति सिकुड़ रही है सबकी। सिर्फ एड्स देने से और किसी के अकाउंट में पैसा भेज देना, अकाउंट में पैसा दे देना निदान नहीं है, भीख देना निदान नहीं है। नहीं, वो बात तो है। लोगों को काम मिलना चाहिए, लोग बस काम। आज जो मैं रहते हुए वहां देख चुका हूँ ना, जब मैं था, जब वहां के बहुत मशहूर नेता जिनकी वजह से चीन आज चीन है, तंग सियाओपिंग, उन्होंने कहा था कि दिल्ली काली है कि सफेद है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। काली सफेद कहने का मतलब वो कैपिटलिस्ट है कि कम्युनिस्ट है, वो चूहे खाती है कि नहीं चूहे मारती है, ये सबसे जरूरी। वहां से वो शुरू किया और उस व्यक्ति ने नारा दिया था 78 में कि हमें 20 सालों में इस देश की आमदनी दोगुनी करनी। और तुम्हें आशा है मेरे रहते हुए 10 साल के अंदर 88 में देश की आमदनी दोगुनी का 4 गुनी। अच्छा। तो एज ए नेशन हम एज ए नेशन भी नहीं डेवलप कर पा रहे। हमें डिवाइड एंड रूल वाला मामला अब आज तक हम आपस में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये तो है। हाँ, अब वहाँ ये सब नहीं है, वहाँ दलित, सवर्ण, आरक्षण, ये इन सारी चीजों में उलझे, ये सारी समस्याएं उन्होंने सुलझा ली। तो चलो, तो ये तो मुझे लगता है कि मामला जो है राजनीतिक, हम तो राजनीतिक ज्यादा हो जाएगा तो फिर लोग कहेंगे कि देखो साला फिल्मों पे बात करते करते। ये कुछ सवाल आ रहे हैं लोगों के, उनके जवाब क्या करने हैं वो दे दो क्या है जवाब, सवाल नहीं पता नहीं, वो अभी मुझे तो दिख नहीं सवाल रहे, चले गए, लेकिन कुछ आए तो थे सवाल। मृत्युंजय बताएंगे कि सवाल हम लोग कैसे देख सकते हैं, या वहां से कोई सवाल पढ़ दे हमारे लिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ संजय जी। जी। हाँ, मैं एक एक करके आज सवाल पढ़ देती हूँ। आप दोनों भी अपनी अपनी राय दे सकते हैं उन पर। तो पहला सवाल है कि क्या फिल्म लिखने से लेकर फिल्म बनने तक में कोई डिफरेंस रहता है, और अगर है तो कैसा डिफरेंस रहता है? फिल्म लिखने से फिल्म बनने तक, अच्छा, नहीं, डिफरेंस तो बिल्कुल होता ही है ना। पर्दे पर, पन्ने से पर्दे तक का जो सफर है वो उसमें काफी फर्क आता है, लेकिन वो ये बेहतर होना चाहिए। जो पर्दे पर जो सीन हमने लिखा है पन्ने पर, वो पर्दे पर उससे बेहतर होना चाहिए, उससे बेहतर दिखना चाहिए। जो ये काम कर पाता है वो वही अच्छा डायरेक्टर, वही अच्छा निर्देशक। जी जी। एक और सवाल है राधिका खरबंदा का। वो पूछ रही हैं कि आपकी खुद की अब तक की सबसे पसंदीदा रचना कौन सी है? रचना है मतलब फिल्म। ये थोड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी पसंदीदा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिन फिल्मों को लिखने में थोड़ी चुनौती महसूस हुई, जैसे मैंने इंडियन का जिक्र किया कि उसमें डायलॉग बाजी कर ली थी, तो वो फिर हमको क्रिश में पहली बार हम भारतीय सुपर हीरो ला रहे थे पर्दे पर, जो कि उड़ता है हवा में, तो उसकी लैंग्वेज लिखने में, उसके डायलॉग लिखने में एक चुनौती थी। तो वो फिर काबिल मेरे लिए बहुत, जिसको लिखने में एक चुनौती फील की मैंने, क्योंकि ऋतिक रोशन सुपरस्टार हैं, उनकी इमेज वैसी है, लेकिन फिल्म में जो चरित्र था उनका, वो अंधा, वो देख नहीं सकता है, और सामान्य एक कॉमन आदमी है ना। तो एक उसकी बेचारगी की भी थी, और उनकी एक सुपरस्टार हीरो की इमेज को भी बैलेंस करते हुए लिखना था। तो मुझे लगता है कि वो एक चैलेंज था, तो वो भी फिल्म काफी इम्पोर्टेंट।
इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्रिश जैसी एक फिल्म जो कि एक सुपर हीरो पे बेस्ड है और आप एक कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी सिनेमा में, तो जी ऐसे में क्या आप एक नए ऑडियंस की राय पहले से जानना पसंद करते हैं? मान लीजिए बच्चों का जानना कि वो सुपर हीरोज को कैसे देखते हैं, या टीनेजर्स का जानना, या उनकी लैंग्वेज को समझना, क्या आपकी रिसर्च में शामिल रहता है ये सब? हाँ, बिल्कुल शामिल शामिल नहीं रखेंगे तो लिख कैसे पाएंगे। और क्या होता है कि जब हम स्क्रिप्ट बनाते होते हैं ना, जब हम स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं, जब हम हम्म कहानी चुनते हैं, तो हम्म उसी समय से ये बातें शुरू हो जाती हैं कि ये कहानी है, तो ये कहानी किस दर्शक को पसंद आएगी, किस दर्शक वर्ग को पसंद आएगी, कितनी आएगी। तो हम्म हम्म क्रिश, अब जब हम क्रिश की बात करते हैं, जब क्रिश, तो हमको मालूम था कि ये सुपर हीरो है और हवा में उड़ता है और करतब दिखाता है, तो बच्चे हम्म दर्शक वर्ग बच्चों का ज्यादा होगा। हम्म, लेकिन बच्चे आएंगे तो साथ में माँ बाप होंगे, तो बिल्कुल। उनके लिए भी सीन होने चाहिए। फिर रोमांस होना चाहिए, क्योंकि हम्म एक एक दर्शक वर्ग ये हो गया कि बाकी और भी लोग आएंगे, युवा आएंगे, तो हम्म, क्योंकि थ्रिल है उसमें, रोमांच, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और अच्छा। हाँ, और अगर मैंने ये कहा कि जो फिल्में मैंने लिखी हैं, जो हम अजय जी हम्म से बात कर रहे थे, जो फिल्में मैंने लिखी हैं वो विशुद्ध मसाला व्यावसायिक फिल्म है, मसाला फिल्म है। हम्म तो वो उनका मकसद होता है कि वो हर दर्शक वर्ग तक पहुंचे और उनको पसंद आए, हम्म ये हम्म, उसकी शर्त होती है। तो हमको सबको सबके लिए ध्यान में रख कर ही लिखना पड़ता लिखना पड़ता है। है। जी एक और सवाल है कि घोस्ट राइटिंग जो है वो काफी जी आम है फिल्म इंडस्ट्री में, ये हम सब जानते हैं, और कॉपीराइट लिफ्टिंग भी इन्होंने लिखा है कि काफी आम है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, घोस्ट राइटिंग तो आम तो मैं नहीं कह सकता कि इतना आम है, लेकिन ये है कि घोस्ट राइटिंग होती है। और जैसा कि उस प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए, घोस्ट हम्म राइटिंग आप उस, जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई काम कर रहा है, कोई मुझे हम्म असिस्ट कर रहा है, मेरा सहायक है, तो डायलॉग भाई संजय मासूम ही आएगा, जी। लेकिन वो काम कर रहा है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। और बाद में हम्म फिर वो स्वतंत्र रूप से भी लेखन करता है कि मेरे कर- कई सहायक जो है वो बाद में खुद लिखने लगे। तो अब इसको घोस्ट राइटिंग तो नहीं कह सकते ना, लेकिन हाँ, हम्म, ऐसा होता है कि पैसे, मान लीजिए पैसे की जरूरत है या कुछ स्थितियां ऐसी हैं और जी आपका नाम नहीं है, या जी। कोई निर्माता आपको पैसे नहीं देगा, तो हम्म, वो फिर होता भी है। जो अच्छा। लिफ्टिंग का जो जो चुराने कॉपीराइट वाली बात है, लिफ्टिंग। कॉपीराइट जी। लिफ्टिंग, वो तो उसके लिए तो बदनाम रही है हमारी इंडस्ट्री। लेकिन वो तो काफी कम हो गया है अब। नहीं, इसलिए कम हो गया है कि अब नहीं हो पाएगा। हाँ, अब नहीं, पकड़ अब लिए जाएंगे आप। और और अच्छा। इसलिए कानून भी ऐसे बन गए, कानून भी ऐसे बन कानून भी बन गया। और नहीं नहीं, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जितनी भी विदेशी कंपनियां जो फिल्म बनाती थी, वो सब उन जी। भारत आ सब उन सबके ऑफिस बंबई में खुले हुए हैं। तो सबको अच्छा। मालूम, हाँ, तो सबको मालूम है अब कि कोरियन कंपनी का भी ऑफिस है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा। अब, हाँ, तो अब आप जो है वो नहीं कर सकते। तो अच्छा, अब अब आप आम नहीं कॉपीराइट है। लिफ्ट नहीं कर हाँ हाँ, सकते, वो आप राइट्स नहीं कर सकते। खरीदने पड़ेंगे आप आपको। राइट्स खरीदने ही पड़ते हैं, बिल्कुल खरीदने ही जी। पड़ेंगे। अच्छा, दो सवाल हमारे ग्रुप से हैं। एक जी, ये कि क्या वेब सीरीज का लेखन और फिल्म्स का लेखन, इनमें कोई खास फर्क रहता है? अगर हाँ तो कैसे? अ, फर्क मतलब किस सेंस में? देखिए, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने अभी एक ही वेब सीरीज लिखी है अभी तक। नहीं, बेसिकली स्ट्रक्चर का फर्क जो होता है वो जानना चाह रहे हाँ, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का तो कोई फर्क, स्ट्रक्चर का क्या फर्क है? स्ट्रक्चर मतलब जैसे एक कहानी की निरंतरता वाला मामला है कि आपको हम्म, एपिसोड वाइज है, तो वो, लेकिन मुझे लगता है कि वेब सीरीज में एक एपिसोड एक छोटी फिल्म की तरह होता है, अच्छा। शुरुआत, मध्य और अंत। अंत। हाँ, जी तो जी। फॉर्मेट वही है, सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है आपको, निरंतरता जो है बनाए रखनी पड़ती है। और हम्म। मुझे लगता है कि ये पटकथा लेखक जो हैं, जो स्क्रीन प्ले करते हैं, उनके हम्म लिए थोड़ा ज्यादा होगा। मेरे लिए डायलॉग, एज डायलॉग राइटर, हम्म
एक वो जो बड़ा फर्क जो मुझे लगा कि ये दबाव महसूस नहीं किया मैंने कि इसका ऑडियंस क्या रिएक्शन, ये दबाव नहीं महसूस किया। ये बड़ा फर्क मुझे लगा। और तो ये वेब सीरीज का फायदा है कि एज डायलॉग राइटर आप पर दबाव नहीं था। दबाव नहीं था। और लैंग्वेज, अब देखिए गालियां बहुत इस्तेमाल हो रही हैं उसमें वेब सीरीज में। और में जी। मैंने तो फिल्मों में भी गालियां लिखी हैं, तो खैर उसके लिए तो मैं गालियां खा भी चुका हूँ। लेकिन प्रॉब्लम राही साहब ने एक बात कही थी, जो उनके उपन्यास में गालियां थी आधा गांव में। तो उन्होंने कहा था कि मेरे चरित्र जो है, अगर गीता का श्लोक पढ़ेंगे तो मैं श्लोक लिखूंगा, वो गालियां बकते हैं तो मैं गालियां लिखता हूँ। लेकिन वेब सीरीज में ये भी एक है कि आप जिस तरह से चरित्र जो भाषा बोलता है, आप उसको उस तरह से लिख सकते हैं। सिनेमा में आपको थोड़ा सा सेंसर आ जाता है, तमाम प्रेशर दिक्कतें। सही बात। मुझे याद है जन्नत 2 एक फिल्म लिखी थी मैंने, उसमें कुछ गालियां वालियां थी। तो फिल्म हिट होने के बाद भी निर्माता जो मुकेश भट्ट जी थे, उनका फोन आया मेरे पास कि आपकी गालियों की वजह से मेरे 10 करोड़ का मुझे नुकसान हो गया। तो ऐसा है। अच्छा। तो ये फर्क है, बाकी तो ठीक है। एक सवाल ये है कि जो नए राइटर्स हैं जो फिल्मों में लिखना चाहते हैं, इसके आगे शायद मेरे पास अपने पर्सनल शायद एक या दो सवाल होंगे, पर फिलहाल ये सवाल कि नए राइटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे या कोई वार्निंग देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इस पर अजय जी से हमने काफी बात की है। अजय ने बिल्कुल हो सवाल चुकी है। किया था तो काफी सारी बातें की हैं। तो मुझे लगता है चलिए कि तो जो लोग सुनेंगे उनको सुनेंगे। है। हाँ लेकिन ये मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि बस अपने पर विश्वास रखें, अति आत्मविश्वास न रखें। हाँ, और ये बात आपने हाँ, और हाँ सिनेमा देखें, सिनेमा पढ़ें, सिनेमा समझें। और हम्म, वाकई अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो रास्ता मिलेगा, ये तय। जी। अब मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आज ज्यादा इस चीज का, स्पेशली जब हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पर, तो फेम और पॉपुलैरिटी हर कोई चाहता है, और शायद राइटर्स उस मामले में थोड़ा पीछे रहते हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से स्टार्स और फिर डायरेक्टर्स, और जैसे एडिटर्स या राइटर्स का फेम और पॉपुलैरिटी थोड़ा कम रहता है, चांसेस भी कम है कि उनका ऑडियंस के सामने आने के चांसेस कम रहते हैं, शायद इसलिए। तो आपको क्या जी आप कुछ कह रहे थे? मेरा बस इसी से रिलेटेड सवाल था कि क्या कोई चांस रहता है कि एक अच्छा राइटर या जिसने बहुत फिल्में लिखी हो, वो पॉपुलर भी हो, वो एक स्टार राइटर भी बन सके? बस सलीम जावेद इसके तो उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। स्टार देखिए क्या होता है, मैं बताऊं आपको, एक ऐसा दौर था बीच में जब ये उनके बाद के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने शुरुआत की लिखना से 20 साल पहले। तो क्या था कि उस समय राइटर को सलीम जावेद साहब के बाद भी ये था कि राइटर को माना नहीं जाता था कि इनकी वजह से फिल्में सफल होती हैं। लेखक को उन्होंने एक बहुत इज्जत दिलाई, बहुत एक अच्छा मुकाम दिलाया, लेकिन उसके बाद भी ये सिचुएशन थी कि लेखक का योगदान जो है फिल्म की सफलता में मानने से संकोच बना हुआ था, इसीलिए लेखक को उतना महत्व भी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब यह हालात नहीं, अब ये सब लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। जो एक वाक्य आजकल आपको अक्सर सुनाई पड़ेगा, अजय इस बात को बताएंगे कि लोग कहते सुने जाते हैं सिनेमा में भी और निर्माता भी और डायरेक्टर भी कि कंटेंट इज किंग। तो आजकल ये जो है ना, तो कंटेंट इज किंग अगर है, तो अगर ये बात मानी जाने लगी है तो राइटर को भी माने जाने लगा है, तो उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस मिलने लगी है। हाँ बिल्कुल, स्थितियां बदल रही हैं। जी, तो ये हमारे दर्शकों के सवाल थे जो आज आपको सुनने आए, आपको देखने आए। जी। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा, काफी क्वेश्चंस भी आए। हाँ, तो मुझे लगता है अजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, और बहुत ही अच्छा रहा। और आप लोगों को धन्यवाद कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया बहुत बातें करने के लिए।
नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद शहर का और मृत्युंजय प्रभाकर जी का, आप सबका, कि एक जी एक्चुअली मैं अजय से थोड़ी और बात करना चाहता था, लेकिन नहीं, वक्त आप जो है, कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं काफी मुझे लोगों में ऐसा नहीं, है। मैं उसके लिए मुझे लगता है कि एक अलग से सेशन करेंगे हम, अलग जी, से जैसे जैसे आपकी इच्छा। पर मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा ये इनिशिएटिव है कि हम आर्ट कल्चर जिसमें फिल्म्स और थिएटर और म्यूजिक ये सब कुछ हम सम्मिलित करके ये एक डॉक्यूमेंटेशन सीरीज शहर अपना एक इनिशिएटिव ले रहा है, जहां हम प्रोसेसेस को और आर्ट के इम्पैक्ट को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अच्छा, जिसमें वेरी ऑफ गुड, कोर्स फिल्म्स भी एक हिस्सा है। तो उसी सीरीज में ये आपका एक सेशन हुआ है, अरे क्योंकि बाप राइटिंग रे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसके बारे में शायद बहुत लोग अ, उतनी बारीकी से नहीं जान पाते, जितना कि वही मैं जैसे आपसे कह रही थी कि एक फेस वैल्यू राइटर्स की कम रहती है पर एक फिल्म स्टार की ज्यादा रहती है। तो एक्टिंग में क्या क्या जाता है या डायरेक्शन में क्या क्या जाता है फिर भी लोगों को पता होता है, लेकिन राइटिंग का पीछे सारा काम बैक एंड का होता है, तो उसके नहीं बारे नहीं, में अब तो जो कम है, अब तो रहती है। और कोरोना ने तो ये भी किया है कि मतलब राइटर बैठ बैठ के लाइव, इतने इतने लाइव लाइव आने लगे, तो मुझे लगता है कि कोरोना के दौरान काफी राइटर तो के चेहरे नहीं, और लग गए। ताजा उदाहरण गुलाबो सिताबो देख लीजिए, जितने हाँ, लोग सुजीत सरकार को जानते हैं उतने ही लोग जूही जी चतुर्वेदी जी, को भी बिल्कुल बिल्कुल। जी, जानते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद अजय जी और संजय जी। धन्यवाद और बहुत बहुत। आशा है कि हम एक और नया सेशन, कोई थीम बेस्ड सेशन आप दोनों के साथ फिर करेंगे। जरूर हैं। बिल्कुल, और मजा आया। और अजय, थैंक यू कि बढ़िया बातचीत हुई और मजा आया। फिर जल्दी मुलाकात करते हैं। जो हमारे आलोचकों को भी अच्छी लग जाए बात की। बिल्कुल सर, और क्या। जिनको कुछ लोगों को इसी बात पर आश्चर्य हो जाता है हम्म। कि अजय और संजय साथ में क्यों आ रहे अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें अच्छा, तो फिर तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर तो कई बार, फिर लगातार आना पड़ेगा साथ, फिर हाँ तो बिल्कुल। हाँ। चलो चलो चलो, चलो, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक शुक्रिया यू अजय। एवरीवन, शुक्रिया संजय जी। थैंक यू बाय, बाय, मृत्युंजय, बाय। थैंक यू। चलिए कट कीजिए।